Good morning, dear students and faculty, right here in the center of Bengaluru, where election fever has set in. और जब इलेक्शन होता है, पॉलिटिक्स होती है तो बहुत से डायलॉग्स होते हैं, और जब डायलॉग्स होते हैं तो फिर और पॉलिटिक्स होती है, and we get into the election mood. So today, students, are you ready for this public munch with Tejasvi Surya, the sitting member of parliament from Bangalore South, on the hot seat? Thank you, Tejasvi Surya. Thank you for joining us here on Public Munch. और बैंगलोर साउथ में और बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष में दोनों पोजीशंस में किसमें ज्यादा मजा आता है? अध्यक्ष युवा मोर्चा के, क्योंकि आप युवा नेता हैं, या फिर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? नाविका जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैंगलोर में स्वागत है। देश के सबसे खूबसूरत शहर में आप आई हैं और हम सब की ओर से आपको बैंगलोर में स्वागत है। दिस इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ही ऐसे ट्रिक क्वेश्चन आपने पूछे हैं, बट मैं आपको बहुत सिंपल सा जवाब देता हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले मुझे बैंगलोर साउथ के जनता आशीर्वाद देकर मुझे अपने पार्लियामेंटेरियन के तौर पर काम करने के लिए पार्लियामेंट भेजे। और मैं, नाविका जी, जब इलेक्शन में मैं जनता के बीच गया, I was only 28 years old, and Congress party and many of their leaders at that time questioned my competence on the basis of my age. We speak of racism, we speak of different type of discrimination isms, but for a very long time they called me names. They drew cartoon characters around me. They tried to question a person's competence, responsibility just on the basis of my age. But it was this very people, the people of Bengaluru South, who voted me with a 3.5 lakh vote margin and reposed their faith in me. So, इसके बाद ही पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया। और मुझे ये कहते ही अत्यंत गर्व भी महसूस हो रहा है, नाविका जी, कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में मैं युवा मोर्चा के सबसे कम उम्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और कर्नाटक राज्य के इतिहास में पहली बार पार्टी ने, मोदी जी ने, किसी कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष का जिम्मेदारी भी दिया है। तो ये पर्सनल गौरव नहीं है। दिस इज नॉट अ पर्सनल ऑनर फॉर मी। दिस ऑनर, दिस प्रिविलेज is a honor and privilege to 6 crore people of Karnataka that Modi ji and the party has bestowed. So in दोनों में, I was first the representative of the people of Bengaluru South, and then party gave me this responsibility. So I have a very clear answer कि ये जो जिम्मेदारी है, 5 साल के अंदर अंदर जितना काम करने का मौका मुझे यहाँ मिला है, this is, I can tell you, by far the best and most blessed 5 years of my life. तेजस्वी सूर्या जी, आपने कहा युवा नेता। हाँ, 28 साल पर युवा नेता हैं, और 5 साल बाद शायद 33 साल के होंगे आप, 33 years old। लेकिन एक और युवा नेता हैं देश में, वो युवा नेता जो इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.0 कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि बीजेपी के लिए कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत ज़रूरी हैं, वो सबसे बड़े आपके स्टार कैंपेनर हैं, वो अगर बोलते हैं तो आपकी लड़ाई आसान हो जाती है, वो अगर नहीं बोलते हैं तो मुश्किलें ज़्यादा हो जाती हैं। ये कौन से युवा नेता हैं, शायद आप समझ रहे हैं?
नाविका जी, मैंने जब आप कार्यक्रम के बारे में बोले, मैं सोचा बहुत सीरियस डिस्कशन करने के लिए, सीरियस सब्जेक्ट्स पर बहस करने वाले हैं। आप तो कॉमेडी कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। नॉट फेयर, क्योंकि रियल वर्ल्ड में वो आपके प्रतिद्वंदी हैं। ही इज योर चैलेंजर, ही इज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन। तो ऑपोजिशन और विपक्ष को आप कॉमेडी समझ रहे हैं? नहीं नाविका जी, मैं और अपनी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है। वी बिलीव दैट फॉर अ डेमोक्रेसी टू थ्राइव, द कंट्री नीड्स अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, अ responsible opposition, an opposition that is committed to the country, an opposition that always puts nation first over politics, an opposition that can actually put the government on the mat on issues of the public. But पिछले 10 साल में we are seeing a opposition that places its petty family's political interests over the interests of the nation. The interests of one single person's political career over the interests of their own party and the interests of the whole country and the democracy. And नाविका जी, देश में सरकार बनाने का काम रूलिंग पार्टी का होता है, सदृढ़ अपोजिशन को भी खड़ा करने का काम अपना पार्टी का नहीं हो सकता है। आई मीन, वी आर वोटेड टू पावर to give a good government. You cannot expect us to also set up a good opposition in the country. वो कांग्रेस पार्टी का काम है, ऑपोजिशन का काम है। आप इतने हल्के में भी नहीं ले सकते ऑपोजिशन को, क्योंकि आपके अपने राज्य में, कर्नाटका में, भारत जोड़ो यात्रा के 1.0 वर्जन के बाद सरकार बदली थी, बीजेपी गई, कांग्रेस आई, एंड दैट इज डेमोक्रेसी। और जिस तरह से आप कह रहे हैं, लोग कहेंगे शायद आपकी बातों में ओवर कॉन्फिडेंस और अहंकार की बू आ रही है। नाविका जी, अहंकार और आत्माभिमान, इन दोनों के बीच में एक फाइन लाइन होता है। देयर इज अ फाइन डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस, एंड व्हाट आई एम एक्सप्रेसिंग टुडे, व्हाट द भारतीय जनता पार्टी एक्सप्रेसेस is innate confidence, and we never cross the line of arrogance, क्योंकि हम जनता के बीच जमीन से जुड़कर काम करने वाली पार्टी है। शायद 4 दिन हो गए हैं ब्लास्ट से अभी तक अरेस्ट पर, द जूरी इज आउट। कौन वो शख्स था जो रामेश्वरम कैफे में गया? 9 minutes ही स्पेंट इन द कैफे, लेफ्ट अ बैग। अभी तक द सस्पिशन and the suspected person has not been netted, has not been arrested. So before we pat our bags, मुझे लगता है कि इन चीजों पर थोड़ा सा पॉलिटिक्स कम करना चाहिए। लेकिन आपने ब्लास्ट के कुछ ही समय के बाद कह दिया ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है, ये आईईडी ब्लास्ट है, ये बॉम्ब ब्लास्ट है, जबकि कांग्रेस के नेता अभी कह रहे थे ये सिलेंडर ब्लास्ट है, ये बिजनेस राइवलरी है। ये इस तरह की पॉलिटिक्स को आप क्या कहेंगे? First of all, Navika ji, I would want to categorically state that commissioning and sanctioning of an NIA office to Bengaluru is not politics. I will now tell you what is doing politics with issues of national security. रामेश्वरम कैफे का बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, एक्सप्लोजन का न्यूज आ गया। 15-20 मिनट के अंदर अंदर पूरे कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम, पूरे सोशल मीडिया में ऐसा न्यूज फैला दिया कि रामेश्वरम कैफे में सिलेंडर एक्सप्लोजन हो चुका है। बिकॉज द चीफ मिनिस्टर, बिकॉज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड मेनी अदर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट हियर, even before the police investigated and gave the report, gave clean chits and said their business rivalry है। नाविका जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये इडली डोसा का रेस्टोरेंट है, नार्कोस जैसे ड्रग कार्टेल नहीं है। अब थोड़ा ज्यादा नेटफ्लिक्स दे रहे हो शायद। और बैंगलोर में, आप किसको कह रहे हैं? कांग्रेस के नेताओं को कह रहे हैं कि वो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, ज्यादा देख रहे हैं, नार्कोस देख रहे हैं शायद। ये सवाल एक और है, और ये सवाल भी पॉलिटिक्स के दायरे में है। इट इज इन द सर्कल ऑफ पॉलिटिक्स, विच इज
the pro-Pakistan slogans that were shouted, that were allegedly said when Rajya Sabha member of parliament. Let me just play out those slogan shouting when Nasir Hussain, the Rajya Sabha member of parliament from the Congress party, won his Rajya Sabha elections. Can we play? और इसके बाद बीके हरिप्रसाद जी का एक स्टेटमेंट आया जिन्होंने कहा पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा दुश्मन तो बीजेपी है. अब उसको भी सुन लीजिए. ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ನಮಗದು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ. तो ये बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और अब अरेस्ट की तस्वीरें आई हैं जो प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स हुए थे और उनमें तीन लोग अरेस्ट किए गए हैं. एक यहाँ पास में ही हावेरी से, एक गिरफ्तारी हुई है दिल्ली से और एक बेंगलुरु से. एक की तस्वीर निकली है कुछ कांग्रेस नेताओं के साथ. इन सब के ऊपर आप क्या कहेंगे, क्या कनेक्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, I don't understand why the Congress party and its leaders jump in the defense of these kind of elements as though they are self-appointed vakils of these terrorists and these anti-national elements. I don't understand why they do that. जब ये न्यूज आया कि पाकिस्तान जिंदाबाद का स्लोगनिंग हुआ है, there was a doubt whether this was actually done or not. There was a section of the media that said that perhaps these kind of slogans have not taken place. The BJP said, take it to the lab, test it. There was another section of media which promptly reported saying that there were such slogans heard. There were 8 ministers of this government who went on record multiple occasions saying that there is no such slogans didn't take place, this is fake news, this is verified, ये doctor tape है, ये हुआ ही नहीं. Why do you jump the gun? Why cannot you let the authorities investigate? And कर्नाटका पुलिस का स्टेटमेंट है कि एफएसएल रिपोर्ट आई और उसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई. और ये 3 दिन पहले ही ये रिपोर्ट आया था, ये एफएसएल रिपोर्ट. और 3 दिन तक ये एफएसएल रिपोर्ट को आप पब्लिक क्यों नहीं किया? दबाव क्यों डाल रहे थे आप बैंगलोर पुलिस के ऊपर? And finally now when the report is out and it says that Congress party workers actually shouted Pakistan Zindabad after the election of Nasir Hussain, now you have egg on your face. पर वो कह रहे हैं कि ऐसे स्लोगन बीजेपी पे के लोगों ने भी किए थे. कौन, कब, कहां? बेंगलुरु में अरेस्ट भी हुआ है आज. मैडम, आप जाकर रास्ते में जो आम जनता है ना, उनको माइक डाल के पूछिए कि इज इट इवन पॉसिबल दैट बीजेपी वर्कर विल शाउट पाकिस्तानी जिंदाबाद? जनता नहीं बोलेगा इसको, जनता नहीं इसको. तो चलिए मैं आपसे पूछती हूं, साउथ में कई बार लोगों ने कहा है, एंड साउथ में कह रही हूं कि तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, केरला हो, 130 सीट्स लोकसभा इलेक्शंस में. लेकिन साउथ के कुछ नेता हैं जो कहते हैं साउथ इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया. आज ए राजा ने डीएमके से कह दिया है, पहले डीके सुरेश ने कहा था. उन्हें लगता है, और राहुल गांधी ने भी कहा था जब वायनाड गए थे, कि नॉर्थ का पॉलिटिक्स अलग है, यहाँ का पॉलिटिक्स बेटर है. आपको सचमुच लगता है कि नॉर्थ और साउथ में कोई कनेक्शन नहीं है, ना भाषा का, ना फीलिंग्स का, ना वन नेशन वन भारत का? नाविका जी, you must first ask this question to the man who is trying to do Bharat Jodo. Why his party MP says that the south of India must be a separate nation. You must ask him, hypocrisy की भी सीमा होती है.
On one side, he is doing Bharat Jodo 2.0, and on the other hand, you have his party MP who says we need a separate nation. You asked a very serious question about whether the south of India feels emotionally connected with the country as one. Just 2 months ago, Navika ji, from the very seat that DK Suresh represents, Bangalore Rural, a 28-year-old young boy from Bengaluru, Captain Pranjal, sacrificed his life protecting Kashmir. This is the spirit of the city. This is the spirit of Karnataka. This is the spirit of the south of India. आपका इमोशनल कनेक्ट है. I want to ask the students here, the public here, the first time voters. Do you think South of India and North of India are emotionally connected? Emotional link है South और North में. आप क्या समझते हैं? Is South different? अलग सा है? North Indians अलग टाइप के लोग हैं जो गौमूत्र वाली लोग हैं. गौमूत्र This is the kind of insult. आपको लगता है ऐसा? कम से कम जनता को तो नहीं लगता. तो इसलिए कांग्रेस हारती है. जनता से उनका कुछ लेना देना नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है. जनता एक बोलती है, कांग्रेस और कुछ बोल रहा है. Navika ji, also on a serious note, if you just dig back into the history of the southern empires, when there was complete invasion in the north of India, and when the Vijayanagar Empire came in Karnataka, one of the big things that the kings of Vijayanagara did was to safely bring the Pandits, the scholars, the artisans, the craftsmen from all of the northern Indian states and gave them patronage and protection here. They never saw that this is a different country. If you go and culturally see this country, has there been any record ever in the history of India of a pilgrim from, say, Karnataka, pilgrim from Tamil Nadu, when he was doing the parikrama or yatra to Kashmir or Kashi, was he ever stopped at any place asking for visa? Which is why Diana Eck, in her book India, A Sacred Geography, says that India is a civilization that is not one because of the powers of kings and political leaders, but it is one because of the power of the footsteps of the pilgrim. Because culturally this country is one. लेकिन इस देश में तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं राम काल्पनिक थे, जय श्री राम कुछ होता ही नहीं. डीएमके के ए राजा ने कहा. सनातन धर्म के बारे में उदयनिधि स्टालिन ने कहा वो डेंगू, मलेरिया, एड्स है. राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में ऑपोजिशन का कोई भी गया ही नहीं, इनविटेशन के बावजूद गए नहीं. हम सब तो वाल्मीकि के राम को अपना राम समझते हैं. हम तो सबरी के राम को अपना राम समझते हैं. हम तो अयोध्यावासी राम को अपना राम समझते हैं. हम तो हनुमान भक्त राम को राम समझते हैं. और हर गली में जो राम के मंदिर है, जहां सीता का भी पूजा होता है, जांबवान का भी पूजा होता है, हनुमान जी का भी पूजा होता है, उसमें हम राम को देखते हैं. इनका राम कौन सा है? अब तो एड्रेस थोड़ी तो बता दो, हम भी जाकर दर्शन करके आएंगे. ये मेरा इन्विटेशन नहीं था नाविका जी, ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, ये राम मंदिर ट्रस्ट का कार्यक्रम था. राम मंदिर ट्रस्ट ने सबको इन्विटेशन भेजा था. सोनिया जी को इन्विटेशन भेजा था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इन्विटेशन भेजा था, सीपीएम के लोगों को इन्विटेशन भेजा था. एक्चुअली वैसे देखे तो हम सबको नहीं आया था. और यहां कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई सारे अपने लोग, उस दिन जब हम यहीं घूम रहे थे अलग अलग मंदिर, सब लोग हमें पूछ रहे थे कि भाई साहब आप क्यों नहीं गए हैं. मैंने बोला इन्विटेशन नहीं आया इसलिए हम नहीं गए, बाद में तो हम जाएंगे. भगवान का दर्शन करने के लिए इन्विटेशन का जरूरी नहीं है, जब भगवान का बुलावा आता है हम जाएंगे. ये तो अखिलेश जी भी कहते हैं, लेकिन अखिलेश जी पे आप पर उनको उस दिन जाने का मौका मिला था ना. विपक्ष का कहना आपका पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था राम मंदिर. आप इस पर वोट लेते हैं लोगों से और इसको पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हैं आपके राम. ये
बीजेपी से कई 100 साल, 2 साल, 400 साल पहले के मांग है. बीजेपी is just a party of a few decades old. The Ram Mandir agitation is 500 years old. So who stopped the Congress party from taking up this agitation? They could have taken up this agitation. The people would not have stopped it. So it is like, when you crying over sour grapes. बीजेपी ने किया, बीजेपी ने डिलीवर किया. बीजेपी ने जब हम जनता के बीच जाकर यात्रा की और जनता को बताया कि हम मंदिर वही बनाएंगे, मजाक उड़ाया आपने. यू आस्क्ड, आप तो मंदिर वही बनाएंगे ऐसे बोलते पर तारीख नहीं बताएंगे. जब हम मंदिर भी बनाया, तारीख भी बताया, उनको इनविटेशन भी भेजा, तब वो इनविटेशन नहीं माना. कि ट्रस्ट राम मंदिर ने भेजा, पर उसके पीछे को जो पूरा मूवमेंट था उसमें शर्म है ही नहीं. उसमें भारतीय जनता पार्टी का अद्वानी जी से लेकर मोदी जी तक और देश के करोड़ों करोड़ों अनगिनत नेमलेस कारसेवकों का बहुत बड़ा योगदान है. वी आर प्राउड दैट वी डिड द राम मंदिर मूवमेंट. Who stopped you from doing for it? BJP, Ram Mandir is politics or not politics? What does public? Not politics? Is the Congress right when it says BJP ने politics किया? We have been in powerful majority only for 10 years now. If they were so committed to Ram Mandir, they could have done it long ago. They could have done it when Jawaharlal Nehru was the Prime Minister. They could have done it when Rajiv Gandhi was Prime Minister. They could have done it during Indira ताले Gandhi's तो term. तभी खुलवाए थे राजीव गांधी के समय. They could have done the Mandir project. मैं आपसे पूछना चाहती हूं सबसे पहले, एलसीए में आपने तेजस में फ्लाइट भरी थी, वो कुछ तस्वीरें भी हैं हमारे पास. आई वांट टू आस्क यू, पॉलिटिक्स में और इस तेजस की उड़ान में कोई सिमिलैरिटी है? तेजस्वी सूर्या के लिए ये एक्सपीरियंस कैसा था और पॉलिटिक्स से आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे? Vika ji, this is very important for people of Bengaluru. This whole HAL, this was symbolically me thanking the Prime Minister for giving a new life to one of the most important and iconic institutions of Bengaluru, the HAL. 5 years ago, the moment I got elected, one of the biggest delegations that came to me was of employees of HAL. And their concern was that the order books of HAL is at an all-time low, and HAL is becoming a weak and beleaguered institution. A few months thereafter, the Prime Minister started the Make in India project, the Atmanirbhar Defense project, and under that, Modi ji gave HAL the order to manufacture LCA Tejas aircrafts, and the order was 48,000 crore rupees. एक और तस्वीर है, और ये तस्वीर है जो दिखाती है बीजेपी में युवा नेताओं को सामने लाना. वो जो प्रधानमंत्री शाबाशी दे रहे हैं अन्नामलाई को यहाँ चेन्नई में, और दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी शाबाशी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को जो तब युवा थे. ये सामान्य कार्यकर्ता जो बड़े हैं और बीजेपी में आगे बढ़े हैं. अब ये तस्वीरें देखकर मैं पूछना चाहूंगी, तेजस्वी सूर्या कहाँ रह गए? यही हूं, आपके सामने बैठा हूं, और पार्टी के काम लगातार हम कर रहे हैं. तो और इसमें ना नाविका जी, आई वांट टू टेल यू समथिंग. इस तस्वीर में जो आप स्पेशलिटी देख रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी जी वॉज अ प्रचारक, एक आम कार्यकर्ता. द होल कंट्री नोस ऑफ हिज बैकग्राउंड. और एक सबसे कम उम्र के एक छोटी सी कार्यकर्ता के रूप में जो उन्होंने उनका सफर शुरू किया. मोदी जी इज नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. इट कैन हैपन ओनली इन द भारतीय जनता पार्टी. And on the other side, you are seeing the picture of Annamalai. Annamalai shares a very special bond with Bengaluru South because he was earlier the DCP of Bengaluru South here. And today, we are all extremely proud
that under his leadership, the party is setting new benchmarks for growth in a state where we were not traditionally strong. In a state where we have leaders like A. Raja, known for neck-deep corruption, in a state where there is a... Exonerated by the court. ठीक है. I do not want to go into much details there, but we know what the DMK stands for. And there is a state where you have Udaynidhi Stalin, who compares Sanatan Dharma with malaria, dengue, HIV, and resolves to eradicate it. As an antidote to this kind of corrupt and anti-national politics, you have an Annamalai there who came from here. पूछना चाहती हूं कि इस बार 400 पार का नारा है, तो 400 पार के लिए साउथ से बड़ा टारगेट रहेगा. पिछले इलेक्शन में 2019 में there were 30 seats for the NDA, 29 for the BJP. इसको 50 तक ले जाने के लिए कौन से राज्य का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि कर्नाटका में अब आपकी सरकार नहीं है. क्या ये 28 सीटों में से जो 25 सीटें पिछली बार मिली थी, ये टारगेट मीट किया जाएगा, या इस बार शायद कर्नाटका से कम और बाकी राज्यों में देखना पड़ेगा? ये टारगेट कैसे पूरा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल नाविका जी, ये जो इंप्रेशन है कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी वीक है और कांग्रेस पार्टी बहुत स्ट्रांग है, ये इंप्रेशन गलत है. बिकॉज इन द साउथ ऑफ इंडिया द बीजेपी हैज 29 MPs and the Congress party has much lesser MPs than that. First of all. Second, if you, other than Telangana now and Karnataka, in Andhra and in Tamil Nadu, the Congress party is not even a number 3 party. Second, आप देश के इतिहास में नामिका जी, BJP is that political party which is a very new entrant compared to a party like the Congress and other political parties, which are more or less offshoots of the same Congress party. And we are a party that has grown and will grow organically. And our By growth taking also... people from Congress, from other political parties, आप ग्रो कर रहे हैं, पर बहुत से लोग कांग्रेस छोड़कर आ रहे हैं, तो कांग्रेस मुक्त who would want to be with a sinking ship? Who would want to be with a sinking ship? Then what will happen to the party with the difference? If you have all Congress people, ex-Congress peoples in your party, तो फिर original BJP कहाँ है? As long as the new people जो कांग्रेस से आए या TMC से आए, बाकी से आए, as long as they are committed to the ideology of the BJP, that politics should be placed second and nation should be placed first, उसमें दिक्कत क्या है? If a Congressee who is now shouting Pakistan Zindabad tomorrow will come and say Jai Shri Ram, I should welcome it. Why should I be saying no to it? As far as the specific question of South, let me tell you, in Karnataka, Navika ji, we will win 28 out of 28 seats. Bravado or reality? 60 days के बाद हम यही मिलेंगे. आप यहां से एमपी रहेंगे या फिर बात हो रही है मंत्रियों की, जयशंकर जी, निर्मला जी, आप कैंडिडेट होंगे या कोई और? नाविका जी, 5 साल पहले मैं पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था. जब मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, मुझे अभी याद है, मेरा घर यही गिरिनगर में है. मैं गिरिनगर से मल्लेश्वरम, मेरा एक अवेंजर रेड बाइक था, मैं उस बाइक में जा रहा था. जब मैं बीजेपी को ज्वाइन किया ना, एक दिन मैं एमपी बनूंगा, एक दिन मैं मिनिस्टर बनूंगा, एक दिन मैं एमएलए बनूंगा, इसके लिए मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा. दिस इज नॉट व्हाई आई जॉइन बीजेपी. I joined BJP because I believe that this is the party that will do good for the country and I must contribute whatever I can to the party. Audience, what do you think? And what are your questions? Questions that you may have about yourself, your country, your city, your Prime Minister. My name is Panish.
प्रणेश, ओके, प्रणेश क्या सवाल है? मैं तेजस्वी सूर्या जी से पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि वो अपने तीसरे टर्म में भारत में बहुत सारे बदलाव लाएंगे जिससे भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बनेगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? बेसिक्स जो चीज था, मतलब सर्वाइवल के लिए एक आदमी को, एक ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग के जैसे रेस्पेक्टफुली जीने के लिए जो व्यवस्था जरूरी है, घर हो गया, एलपीजी कनेक्शन हो गया, लाइट हो गया, क्लीन कुकिंग गैस हो गया, पानी हो गया, जल जीवन मिशन से पानी हो गया, ऐसे जो बेसिक चीज है, अगले 5 साल बेसिक पूरा होने के बाद ये टेक ऑफ के जमाना है। My name is Aditi. I wanted to ask about what is your ideas to stop brain drain and make India #1 in education? Your name? My name is Lahari. It's considered a very important thing, but many people, first-time voters, they are confused. They're not guided properly, and they are under the influence of other people. What would you like to tell to these people, like first-time voters? Very important question. Why were young people, bright, talented people from India forced to migrate outside for better opportunities? Because the systems here, the policies here did not give them the kind of opportunities that they deserved. I spoke about the review of the national education policy that we did after a gap of 34 years. क्योंकि अपने education policy इतना redundant था, out of date हो गया था. And it forced our young people to take multiple crore loans and go outside of India. National education policy में हम एक बहुत बड़ा change किए हैं. One, we have not only made the national education policy more up to date, more modern, but we have also allowed for the first time foreign universities to tie up with educational institutions in India to set up their domestic campuses. 10 साल पहले we were considered to be the weakest of the 5 economies in the world. भारत को fragile 5 कहा जाता था. आज भारत विश्व में सबसे तेज गति में आगे बढ़ रहे आर्थिक व्यवस्था है. We are growing at 8%. Why this is important for a first time voter to understand? एंड मैं मानता हूं फर्स्ट टाइम वोटर इंडिपेंडेंटली वोट करना चाहिए. फर्स्ट टाइम वोटर ही नहीं, हर वोटर अपना बुद्धि इस्तेमाल करके, डिस्क्रिशन इस्तेमाल करके, फर्स्ट टाइम वोटर हो या बार बार वोटिंग किया सीनियर वोटर हो, प्लीज वोट इंडिपेंडेंटली, अनबयास्ड तरीके से. इंडिया टुडे हैज नियरली एलिमिनेटेड करप्शन एट द टॉप लेवल इन द कंट्री टुडे. From reading headlines that we lost 2 lakh crore rupees to 2G scam, newspaper headlines today say the country has saved 2 lakh crore rupees thanks to DBT, direct benefit transfer of benefits. तो इसीलिए तो आपकी संसद में, पार्लियामेंट में ये स्पीच बहुत पॉपुलर और वायरल हो रही है. आपने कहा था मोदी के पहले सत्ता थी, मोदी के बाद सेवा है. मोदी के पहले समस्या थी, मोदी के बाद समाधान है. मोदी के पहले मलिनता थी, मोदी के बाद स्वच्छता है. मोदी से पहले निराशा थी, मोदी के बाद आशा है. तो यानी कि देश आजाद हुआ तो 2014 में? I would say emphatically yes. And Navika ji? And you'll get trolled for this. नाविका जी, सच्चाई को सच बोलने के लिए ट्रोल होना जरूरी है तो लेट देम ट्रोल, बट व्हाट इज ट्रूथ हैज टू बी टोल्ड. एंड नाविका जी, उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ था. एक मिनट नाविका जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स ऑफ ब्रिटेन, द गार्डियन, ऑन 18th of May 2014 in its editorial wrote this. Let me read it out. Today, 18th of May 2014, that is the day Modi ji got elected for the first time. Today, 18th of May 2014 may well go down in history as the day when Britain finally left India. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई आरएसएस के ऑर्गेनाइजर नहीं कह रहा है. ये गार्डियन जो आपके लिए क्रिटिकल भी रहा है. ठीक है. Even they are acceding to the fact that Britain finally left India after Modi got independent.
थैंक यू वेरी मच तेजस्वी सूर्या। पब्लिक मंच, पब्लिक के सवाल जरूरी होते हैं और यहां हॉट सीट पर बैठे हुए लोगों के जवाब जरूरी होते हैं। आपने जवाब दिया, कई चीजों पर आपने शायद कंट्रोवर्सी कोट की है, लेकिन ट्रोल्स और आपका पुराना रिश्ता है और ये रिश्ता शायद चुनाव में बरकरार रहेगा, लेकिन आपने सब सवालों का बिल्कुल सीधा जवाब दिया, पब्लिक के सवालों का। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द डांस ऑफ डेमोक्रेसी, द इलेक्शंस ऑफ 2024। क्या होगा, कौन होगा, पब्लिक विल डिसाइड। थैंक यू वेरी मच all of you in the audience and thank you Tejasvi Surya. Thank you so much, BNM. Thank you so much.